इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन है अक्टूबर 2023 की, उसमें जो आर्थिक परिदृश्य की घटनाएं दी हुई हैं उन आर्थिक परिदृश्य की घटनाओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो क्रम की घटनाएं थी उनको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब इस बुक में सिर्फ 2 ही सेगमेंट बचे हुए हैं जो पुरस्कारों और वैज्ञानिक परिदृश्य से रिलेटेड हैं। उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस बुक को कंप्लीट करने के बाद जो नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 की मैगजीन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य की घटनाओं से और देखते हैं इसमें पहली घटना। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दिया वो है फिक्की की रिपोर्ट से संबंधित। तो देखिए कह रहा है फिक्की द्वारा प्रस्तुत इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है। तो मतलब फिक्की ने कितना अनुमान लगाया है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो ये अनुमान लगाया है 6.3%। इसके अतिरिक्त देखिए कुछ एडिशनल जानकारियाँ जो फिक्की के रिलेटेड दी हुई हैं, कुछ 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फिक्की ने और क्या क्या अनुमान लगाए हैं। तो देखिए फिक्की ने और बताया है कि कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें अनुमानित वृद्धि दर कितनी होगी। तो ये बताया है 2.7% रहेगी। इसके अतिरिक्त बताया है उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी का मतलब उसने अनुमान व्यक्त किया हुआ है। तो उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर होगी 5.6%। इसके अतिरिक्त देखिए जो सेवा क्षेत्र है उसमें वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 7.3%। इसके अतिरिक्त देखिए जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये फिक्की का फुल फॉर्म है। अगला इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है। तो ये रहा है यूएसए। अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन रहा है तो ध्यान दीजिएगा दूसरे स्थान पर रहा है चीन। तो मतलब पहले स्थान पर यूएसए रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है योजनाओं से लेकर रोजगार तक की सभी जानकारियां प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप का हमको नाम बताना है। तो इस ऐप का नाम है सुपर ऐप। ये काम क्या करेगा, तो ये मतलब जो रोजगार से संबंधित जानकारियां होंगी या फिर कोई योजना से संबंधित जानकारी होगी, सारी जानकारियों को ये उपलब्ध कराएगा। ऐप का नाम है सुपर ऐप। इस ऐप को विकास किसके द्वारा किया जाए, मतलब इस ऐप को जो विकसित कर रहा है उसका भी नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए इस ऐप का जो विकास है वो गूगल और एक्सिस माई इंडिया के द्वारा इसका विकास जो है किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्लोबल टैक्स इवेजन। ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो इसमें कह रहा है जो ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 है ये किसने जारी किया है। तो ये जारी किया है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जान लीजिए। तो देखिए इस रिपोर्ट में कह रहा है कि वर्ष 2022 में पूछा जा रहा है कितने डॉलर के कर लाभ को टैक्स हेवन देशों में स्थानांतरित किया गया है। मतलब जो 1 ट्रिलियन डॉलर है, यहाँ को जो इतने रुपए का लाभ है इसको जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे स्थानांतरित किया गया है। टैक्स हेवन कंट्रीज़ मतलब क्या होता है, तो ऐसी मतलब वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जो टैक्स है मिनिमम लगता है, इसलिए जो यहाँ का लाभ होता है या प्रॉफिट होता है उन प्रॉफिट को वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि जो टैक्स होता है वो कम से कम देना पड़े। तो उन्हीं कंट्री को टैक्स हेवन कहते हैं जहाँ पे मतलब जो वो होता है मतलब टैक्स देना होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उन्हीं कंट्रीज़ को हम लोग टैक्स हेवन कंट्रीज़ कहते हैं। तो 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो टैक्स हेवन कंट्रियों में स्थानांतरित किया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने हेतु उप कार्यालय कहाँ स्थापित किया है। तो ये किया है ईटानगर में। अब इस उप कार्यालय का उद्घाटन किसने किया ये भी जानिएगा। तो देखिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा के द्वारा, जो कि डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला देख लीजिए, इसी में दिया हुआ है कि वर्तमान में अगर पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास जी जो हैं वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है उसमें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। तो ये दी गई है कहाँ पे, तो ये दी गई है लद्दाख में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट इसी में कह रहा है भारत सरकार ने जीईसी के किस चरण को मंजूरी दी है। तो मतलब ये दूसरा चरण है जिसको मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए यह कितने गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, तो ये है 13 गीगावाट है उसकी ये नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजना है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा ये जाए कि लद्दाख में इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो उसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इस एजेंसी का नाम है। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ही दिया हुआ है। इसमें कह रहा है भारत सरकार ने किस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल की बागवानी का विस्तार करने की घोषणा की है।
मतलब हमें इस योजना का नाम बताना है जिसके तहत जो पाम ऑयल होगा उसकी बागवानी को विस्तार करने की योजना बनाई गई है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। तो इसका ये फुल फॉर्म है। तो इसी के तहत क्या होगा, जो पूर्वोत्तर के राज्य होंगे वहाँ पे जो पाम ऑयल की बागवानी होगी उसको विस्तारित करने की घोषणा बनाई गई है, मतलब उसकी जो योजना है वो बनाई गई है। अगला इसमें देख लेते हैं। अब देखिए पाम ऑयल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें IAS से लेकर PCS तक के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि ऑयल की जो पाम ऑयल है उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए जो NMEO-OP है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको कह रहा है कब शुरू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा इसको शुरू किया गया था वर्ष 2021 में। अगला इसी में देख लेते हैं। पॉइंट कह रहा है इस योजना के तहत किस वर्ष तक जो पाम ऑयल है उसकी खेती के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक, मतलब जो 6.5 लाख हेक्टेयर मतलब अतिरिक्त भूमि होगी, इसमें ये लक्ष्य रखा गया है 25-26 तक कि इस मतलब क्षेत्र तक, मतलब 6.5 जब लाख हेक्टेयर होगा इसमें भी हम लोग जो पाम ऑयल की खेती है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया है 25-26 तक। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट काफ़ी लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो ये क्या है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल जो तेल होता है उसका सबसे ज़्यादा आयातक देश है। इसके अतिरिक्त ये देखिए अगला कह रहा है विश्व में लगभग 90% ऑयल जो है पाम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो मतलब जो पाम ऑयल ट्रीज़ हैं ये पूछा जा रहा है बेसिकली 90% कहाँ पर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल के ट्रीज़ हैं यहीं पर पाए जाते हैं, कहाँ पे, मलेशिया और इंडोनेशिया में। इसके अतिरिक्त ये देखिए इसमें कह रहा है भारत इसका सर्वाधिक, मतलब जो पाम ऑयल है इसमें पूछा रहा है भारत सर्वाधिक उत्पादन किस राज्यों में करता है। ये करता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। ये 3 स्टेट तो बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ पे होता है जो पाम ऑयल है हमारे इंडिया में पूछा जा रहा है। तो ये होता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में। तो यहाँ पर जो है पाम ऑयल के सबसे ज़्यादा ट्री हैं या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन यहीं पर होता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। ये जारी किया गया है नॉर्ड लेयर के द्वारा। अब देख लीजिए इसमें भी कुछ एडिशनल जानकारियाँ दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस कह रहा है इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं। तो इस जो सूचकांक था उसमें 108 देश शामिल हैं। अगर पूछा जाए प्रथम रैंक इसमें मतलब किसको मिली है, तो वो डेनमार्क को मिली है। इसका स्कोर रहा है 0.847। इसके अतिरिक्त इसमें सेकेंड रैंक देखिए तो ये नीदरलैंड को मिली है, इसका स्कोर रहा है 0.843। इसमें देखिए जो थर्ड रैंक है वो मिली है जर्मनी को, स्कोर रहा है इसका 0.842। इसके अतिरिक्त अंतिम स्थान देखिए जो इसमें 108वां स्थान वो किसको मिला है, ये मिला है अंगोला को। इसकी रैंकिंग रही है, स्कोर रहा है 0.321। इसके अतिरिक्त ये पूछा जा सकता है इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा इसमें इंडिया की रैंक थी 64th रैंक और इसका जो स्कोर है वो रहा है 0.610। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अक्टूबर 2023 में किस देश ने ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब पूछा जा रहा है 2023 में किस देश ने जो ग्रेफाइट का निर्यात होता है उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये लगाया है चीन ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए विश्व में अगर पूछा जाए सर्वाधिक शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र कौन सा है, तो ये है चीन। मतलब चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है। अगर पूछा जाए जो ग्रेफाइट होता है वो किसका अपर रूप होता है, जिसको एलोट्रोप कहते हैं, तो ध्यान दीजिए ये कार्बन का अपर रूप है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है कि जो ग्रेफाइट है किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का अपर रूप है। इसके अतिरिक्त देखिए जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालक होता है या सुचालक होता है, ये बताना है। तो देखिए ये सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट होता है कहने का मतलब ये है कि उसमें करंट की मतलब जो विद्युत धारा होती है उसका प्रवाह होता है, इसलिए उसको सुचालक कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत सरकार ने किसके लिए स्टार लेवलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, जिसको हम लोग PVW कहते हैं। बेसिकली ये सोलर पैनल होता है उसी की बात ये की जा रही है। अब इससे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, जिसको हम लोग PVW कहते हैं, को कह रहा है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल को किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, PVW। अब इसको देख लेते हैं। SLP को कह रहा है जो SLP है पूछ रहा है को किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था विद्युत मंत्रालय के तहत। तो SLP का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है स्टार लेवलिंग प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म है, इसको शुरू किया है विद्युत मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट कह रहा है SLP का कार्यान्वयन कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा जो SLP होता है उसका कार्यान्वयन करता है ऊर्जा रक्षा ब्यूरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कौशल भारत मिशन के तहत खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एनएसडीसी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम का हमको नाम बताना है। तो इस कार्यक्रम का नाम है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। तो इसको ये स्टार्ट किया गया है एनएसडीसी के द्वारा। अब देखिए एनएसडीसी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो देखिए एनएसडीसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है एनएसडीसी ने किस निगम के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। किसने किया है, एनएसडीसी ने कोका कोला की साझेदारी के साथ इसको शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, इसी पॉइंट कह रहा है यह कार्यक्रम प्रारंभ में किन राज्यों में शुरू होगा। तो ये होगा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स का ये क्रक्स है मेन। तो इसमें ये कह रहा है जो विपणन सीजन है 2024-25 के लिए कुल कितनी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो देखिए ये कह रहा है रबी फसलों के लिए कितनी जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 6 फसलों के लिए, मतलब जो रबी की फसलें हैं तो उन 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं उसकी घोषणा की गई है। ये 6 फसलें कौन कौन सी, ये ध्यान दीजिए। तो इनमें पहली है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों व कुसुम। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी रबी खरीफ जायद की फसलें भी पूछी जाती हैं काफ़ी बार। तो देखिए ये सब जो हैं ये 6 के 6 ये सब रबी की फसलें हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए कौन सी हैं रबी की फसलें, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों व कुसुम। तो ये सब बेसिकली क्या हैं, ये सब रबी की फसलें हैं। अब देख लेते हैं इनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना कितना है। तो देखिए जो गेहूँ है उसका प्रति क्विंटल अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देखा जाए तो वो है 2275 रुपये। इसकी इतना घोषणा की गई है, मतलब जो एमएसपी होते हैं उनको बोने से पहले जब मतलब क्रॉपिंग पैटर्न आता है, मतलब बोने का जब समय आता है तो उससे पहले ही जो एमएसपी होता है उसको डिसाइड कर लिया जाता है कितना ये रहेगा। तो कितना रखा गया गेहूँ के लिए, तो वो रह गया है 2275 रुपये। इसके अतिरिक्त देखिए जो विपणन वर्ष 2024-25 में अगर जौ का पूछा जाए एमएसपी कितना रुपये निर्धारित किया गया है, तो ये किया गया 1850 रुपये। मतलब जो जौ का एमएसपी होगा वो 1850 है, गेहूँ का 2275 है। चना का देखिए एमएसपी कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो चना का है 5440, मतलब 5440 रुपये चने का है। इसके अतिरिक्त देखिए मसूर दाल की जो है कितनी है एमएसपी, तो इसकी है 6425 रुपये। तो इन सब डेटा को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो रेपसीड व सरसों हैं इनका ध्यान दीजिए, तो इनका है 5650, मतलब 5650 रुपये किसके हैं, ये हैं रेपसीड व सरसों के। इसके देखिए जो कुसुम है उसका एमएसपी कितना है, तो ये है 5800 रुपये प्रति क्विंटल जो है एमएसपी है वो कुसुम का। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। अगर देखिए इसमें कुछ डेटा और दिए हुए इनको भी देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है दाल, जो मसूर की दाल है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। किसमें, एमएसपी में। ये कितना बढ़ा है, तो ये 425 रुपये बढ़ा है। अगला देखिए अगर न्यूनतम वृद्धि किस फसल में हुई ये पूछा जाए तो ये हुई है चने में, इसमें सिर्फ 105 रुपये ही बढ़े हैं। तो ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, यहाँ तक कि जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है जो मैंने दिया था उसमें ये पूछा गया था कि इसको कौन डिसाइड करता है। तो देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसकी संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, इसको किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। तो ये डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट बना के जब मैंने दिया था यूपीएससी का 2022 वाला तो उसमें ये पूछा गया था, या 21 वाला है कोई है तो उसमें ये पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये मंजूरी प्रदान की जाती है आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। मतलब इसको जो कंसेंट मिलती है इससे ये कंसेंट मिलती है। डिसाइड कौन करता है, मतलब रिकमेंड कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, रिकमेंड करता है सीएससीपी, और इसको फाइनली अप्रूव कौन करता है, तो सीसीसीए, मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसको ये मंजूरी प्रदान करती है। अब अगला देखिए क्वेश्चन अगले में दिया हुआ है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईडीएफसी को किस बैंक के साथ विलय के लिए मंजूरी प्रदान किया है, तो इसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये इसका नाम है। अगला क्वेश्चन अगले में कह रहा है किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेतक जिसको जीआई कहते हैं ये दिया गया है। तो ये बेसिकली यहाँ भी ये पूछा जा रहा है कि जो काजू है जिसको अभी हाल फिलहाल में मतलब अक्टूबर में जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का काजू है, तो ये है गोवा का, ये बात ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए जो जीआई टैग होते हैं उनको कितने वर्षों के लिए वैधता प्रदान की जाती है, तो ये 10 वर्षों के लिए उनको मतलब जो जीआई टैग हैं वो प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्ष के बाद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप लोग अगर चाहें मतलब जो इसका फसल का वो है मतलब जहाँ को जिसको भी जीआई टैग मिला हुआ है वो उसको रिन्यू भी करा सकता है। मतलब 10 सालों के बाद तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको रिन्यू कराने का भी प्रोसेस इसमें रहता है। तो ये इसको 10 वर्ष के लिए वैधता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो गोवा है, काजू काजू किस देश का मूल पादप है, तो ये है ब्राज़ील का। ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये है ब्राज़ील का मूल पादप है। इसके अतिरिक्त देखिए अगर पूछा जाए कि 16वीं शताब्दी में भारत में इसे किसके द्वारा लाया गया था, तो ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया जाएगा। मतलब ये भारत मूल की नहीं है फसल, या जो कह सकते हैं काजू ये भारत का नहीं है। इसको पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं जो शताब्दी थी उसमें लाया गया था। बहुत सारी फसलों को आप लोग जानते भी होंगे, जैसे आलू टमाटर ये सब भी थे, ये भी सब पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। तो बहुत सारी फसलों को क्या किया गया था, बाहर से लाया गया था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य के मरचा धान को, ध्यान दीजिएगा इसका नाम है मरचा धान, इसको क्या किया, जीआई टैग प्रदान किया गया। ये है कहाँ का, ये पूछा जा रहा है, तो ये है बिहार का। इसके अतिरिक्त देखिए अगर पूछा जाए यह मुख्यतः बिहार के किस ज़िले में उत्पादित होता है, जो मरचा धान है, तो ये होता है पश्चिमी चंपारण में। तो ध्यान दीजिएगा यहीं पे क्या हुआ था, पश्चिमी चंपारण में। स्टैटिक क्वेश्चन है, गांधी जी से रिलेटेड है, आप लोग इसको बताइएगा। अब अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है इस धान की मुख्य विशेषता क्या है। तो इस धान की विशेषता ये है कि इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध तथा स्वाद इसमें मिलता है। कौन सा चावल है, मरचा धान इसका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है नवनीत मुनोट को। ध्यान दीजिएगा नवनीत मुनोट इनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आवधिक श्रम बाल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 22-23 किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये जारी की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो एडिशनल फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी वर्ष 2021-22 की तुलना में जो 23-24 में है, पूछा जा रहा है कितनी बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 4.2%। मतलब जो 21-22 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी थी वो 22-23 में बढ़कर 4.2%, मतलब ये बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि वर्ष 22-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 37%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। कितनी हो गई है, तो 37% ये हो गई है। अब अगला देख लेते हैं, इसी में दिया हुआ है जुलाई 2022 से जून 2023 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी थी, तो वो थी 3.2%। अगला है वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो ये थी 4.1%। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी में भी क्या हुई है, कमी आई है। पहले 4.1 था, वह हो गया है 3.2। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारतीय रेल के किन सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड को और राइट्स लिमिटेड को। मतलब इन दोनों को क्या किया गया है, ये भारतीय रेल के हैं, मतलब उपक्रम हैं, इनको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अब इसके अतिरिक्त देखिए इसमें जो दिया हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि अगर देखा जाए वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 16। ये बात कब की है, तो ये है अक्टूबर 2023 की। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है। ये जारी किया मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने। किसने जारी किया, मर्सर तथा CAF इंस्टीट्यूट ने। अगला देख लेते हैं, इसी में ये कह रहा है कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो वो रहा है अर्जेंटीना। इसमें अगर पूछा जाए कुल कितने देश शामिल थे, तो वो थे 47। अगर भारत की इसमें रैंकिंग पूछी जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत की इसकी में रैंकिंग है या भारत का स्थान है इसमें 45वां। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है वो किसने साझेदारी उसमें की है। मतलब जो कह रहा है कि बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है, ये की गई है एक्सिस बैंक और फाइबर के द्वारा। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 हेतु सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी नवाचार का पुरस्कार जीता है। तो मतलब सर्वश्रेष्ठ जो रिफाइनरी है उसमें जो इनोवेशन होता है उसके लिए किसने अवार्ड जीता हुआ है। तो देखिए मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जो परिसर है उसी ने ये सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी नवाचार का पुरस्कार जीता हुआ है। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला इसी में देख लेते हैं, यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है। तो देखिए ये पुरस्कार प्रदान किया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी सिंह ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है हुरुन इंडिया लिस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है वर्ष 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये जारी की गई हुरुन इंडिया और 360
वन हेल्थ द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा जारी की गई है। अब इस लिस्ट के अनुसार ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेटा दिया हुआ, ये कह रहा है इस लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? मुकेश अंबानी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है। तो देखिए इसमें दूसरा स्थान बताने को कह रहा है। पहला तो हम लोगों ने देखा रिलायंस इंडस्ट्री है, उनके मालिक हैं पहले स्थान पर। दूसरे में कह रहा है कौन है? गौतम अडानी है, जो अडानी ग्रुप के मतलब ओनर हैं। और इसमें थर्ड पूछ रहा है तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है शाहिद एस पूनेवाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अगला इसी में कह रहा है सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है राधा बेम्बू, जौहर कॉरपोरेशन की, जो जौहर कॉरपोरेशन है उसकी ये एसोसिएट हैं, या कह सकते हैं उसकी ऑनर हैं ये। अगला इसी में दिया हुआ है। अगले में कह रहा है सबसे कम उम्र की विलेनियर, ध्यान दीजिएगा कौन है? तो इनका नाम है केवल्य वोहरा, जो कि 20 वर्ष की हैं। ये जेप्टो के ये संस्थापक हैं। तो सबसे कम उम्र के विलेनियर कौन है? इनका नाम है केवल्य वोहरा, जो कि 20 वर्ष के हैं। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पूछा जा रहा है किसके द्वारा जारी की गई? इसको जारी किया गया IMF के द्वारा। तो IMF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट से क्या क्या फैक्ट दिए हुए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की है, मतलब विश्व की जो विकास दर होगी वो क्या होगी? तो वो लगाया है 3% रहने का। जो विश्व की पूरी विकास दर होगी वो 3% रहेगी। इसके अतिरिक्त इसमें अगला दिया हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि कितनी होगी? तो होगी 6.3%। ध्यान दीजिए क्योंकि ये IMF का डेटा है। तो कितनी बताई है? 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले में कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? तो ये जारी की है फोर्ब्स ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कह रहा है इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई? तो इसका नाम है NTPC। इसने जो है इसमें जगह बनाई हुई है। इसके अतिरिक्त अगर ये देखा जाए, पूछा जाए कि इस सूची में कुल कितनी कंपनियां जगह बनाने में सफल हुई हैं, तो इसमें 700 कंपनियां जो हैं वो जगह बनाने में सफल हुई हैं। अगर पूछा जाए इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही है, तो ये है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो है वो प्रथम स्थान पर रही है। दूसरे और तीसरे स्थान पर देखिए कौन सी कंपनियां हैं, तो दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर अल्फ़ावेट है। अगला देखिए जो इसमें कह रहा है इसमें NTPC को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो 261वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि भारत, ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो देखिए इसको जारी किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा हंगर हिल्फ ने, ठीक है, इसको जारी किया है। तो डायरेक्टली यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है या कौन करता है जारी? तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हिल्फ, ठीक है, इसको जारी करता है। अब इसमें देखिए जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इस सूची में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 125 देश इसमें शामिल हुए हैं, मतलब इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। अब इसमें देखिए शीर्ष स्थान पर कितने देश रहे हैं? तो शीर्ष स्थान पर 20 देश रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखिए सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो वो है 111, मतलब 111वां स्थान भारत को इसमें मिला हुआ है। अब देखिए इस सूची में सबसे अगर अंतिम पूछा जाए किसको, मतलब किस देश को मिला हुआ है या किस क्षेत्र को मिला हुआ है रैंकिंग में सबसे लास्टवां स्थान, तो मिला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को। इसको 125वीं रैंक है उसको ये मिली हुई है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है पंकज बोहरा। अब इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। अगला है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग GST कहते हैं, GST परिषद की 52वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो एडिशनल पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें यह कह रहा है इसकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई है, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुई है बैठक? तो हुई निर्मला सीतारमण जी की, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला कह रहा है इस बैठक में शीरे पर GST दर को 28% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 5%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो शीरा होता है उस पर GST दर पहले 28% थी, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। अगला इसी में दिया संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन GST परिषद की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है 279A। तो इसके तहत जो GST परिषद होती है उसकी स्थापना की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है अगला पॉइंट दिया हुआ है 279A जो है अनुच्छेद
उसमें कह रहा है किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो जो 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, इसके द्वारा जो 279A है इसको जोड़ा गया है। अगर पूछा जीएसटी परिषद किस तरह का निकाय है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो ये संवैधानिक निकाय है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस कंपनी ने राजस्थान में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है। ये किसने की है? तो ये की है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने। अगला देखिए, जो एनएलसी लिमिटेड है ये किस तरह की कंपनी है? तो ये एक नवरत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है असम ने। अब इस योजना का संबंध किससे है ये भी जान लीजिएगा। तो इस योजना का संबंध है राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति करना। तो इसका ये उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से ये असम ने स्टार्ट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की रसबली, ध्यान दीजिए, किस राज्य की रसबली मिठाई जो है को भौगोलिक संकेत जिसको हम लोग जीआई टैग कहते हैं वो प्रदान किया गया है? तो ये है उड़ीसा की। और यह मिठाई उड़ीसा के किस ज़िले से संबंधित है? तो यह है केंद्रपाड़ा से ये रिलेटेड है। अगला है आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 4 लाख रुपए। अगला देखिए, पूर्व में ये सीमा अगर पूछी जाए कितनी थी, तो ये पहले 2 लाख थी, अब 4 लाख इसको कर दिया गया है। अगला कह रहा है भारत में पहली बार करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको हम लोग CGMP कहते हैं दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए, ये दिवस जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको प्रारंभ किया गया है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IDMA के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया में पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये मंजूरी प्रदान की गई यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने लेक लकड़ी जिसका नाम है प्यारी बेटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? लकड़ी नहीं है, लड़की है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो हो गया। इसमें कह रहा है किस राज्य ने लेक लड़की मतलब प्यारी बेटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह योजना किससे संबंधित है? यह ध्यान दीजिए, जो महाराष्ट्र में प्यारी बेटी जिसको लेक लड़की कहते हैं, ये योजना कब से जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी? तो ये जो अप्रैल 2023 के बाद पैदा होंगी लड़कियां उनके ऊपर ये लागू होगी। इसमें कह रहा है इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों को अधिकतम कितनी राशि प्राप्त होगी? तो ये होगी 1.01 लाख रुपये, ये इतनी राशि प्राप्त होगी। और ये कहाँ की योजना है? ये है महाराष्ट्र की। नाम क्या है इसका? लेक लड़की मतलब प्यारी बेटी इस योजना का नाम है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में बैंकों के लिए अपेक्षित जो क्रेडिट घाटा है जिसको ECL कहते हैं पर आधारित रूपरेखा के अध्ययन हेतु कार्य समूह का गठन किया गया है? तो ये है R नारायण स्वामी। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है इसका गठन किसने किया है? तो इसका गठन किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने। इसी में दिया हुआ यह कितनी सदस्यीय कार्य समूह समिति है? तो ये 9 सदस्यीय जो है कार्य समूह समिति है। अगर पूछा जाए RBI का गठन कब हुआ था, तो स्टैटिक क्वेश्चन है, तो अप्रैल 1935 में जो RBI है उसका गठन किया गया था। अगला इसी में क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेट्स होल्डर प्रमाण पत्र जारी किया है? ये जारी किया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। कह रहा है अगले में कह रहा है इसी में किस नीति के तहत यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये किया गया है विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत। अगर इसमें पूछा जाए स्टेट होल्डर, इसमें जो स्टेट्स होल्डर्स होंगे वो कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिजनेसेस लीडर होते हैं, उसमें ये सब स्टेक जो होल्डर्स होते हैं इसमें ये शामिल होते हैं। अगला इसी में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है GST परिषद की जो 52वीं बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं इनके द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं। तो देखिए, अभी इसको हम लोगों ने देखा था लेकिन फिर से इसमें रिपीट दिया हुआ है। तो देखिए GST की जो बैठक थी परिषद की, इसमें शीरा पर GST की दर कितनी रखी गई थी? तो ये 5% थी, 5% रखी गई, पहले ये 28% थी। अगले में कह रहा है देश में GST कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 थी। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अब अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किस योजना ने पूरे भारत में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि हासिल की है? तो ये हासिल की है PM स्वनिधि ने। मतलब पूछा जा रहा है किस योजना ने पूरे भारत में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि हासिल की है? तो ये है PM स्वनिधि। इस योजना का लक्षित लाभार्थी कौन होता है? तो इसमें जो फुटपाथ विक्रेता होते हैं जिसको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है, ये इसमें लाभार्थी होते हैं।
इसके कह रहा है कौन सा मंत्रालय इस योजना के कामकाज का नेतृत्व करता है, तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसका जो कामकाज है इसका नेतृत्व करता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्तीय सेवा में भाषा समायोजन हेतु किन संगठनों ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो ये समझौते पर किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न ने। तो ये जो संगठन है इन्होंने वित्तीय सेवा में जो भाषा का समायोजन होता है वो कैसे किया जाए, तो इन दोनों संस्थाओं ने आपस में सहयोग या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला देखिए इसमें कह रहा है इस समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो मूल भाषा में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे जहाँ पे बहुत देखिए हमारे यहाँ जो है भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पे कोई लोग कोई भाषा समझते हैं, कहीं पे कुछ समझते हैं, तो जहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में जो वहाँ की बैंकिंग सुविधाएं या फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराना, इसका ये उद्देश्य है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है असम में बाढ़ और नदी कटाव जोखिम प्रबंधन के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी। अगला कह रहा है इसी में देख लेते हैं, तो ये मंजूरी किसने प्रदान की है, तो ये मंजूरी प्रदान की है एशियाई विकास बैंक ने, जिसको हम लोग एडीबी के नाम से जानते हैं। अब देखिए एडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी इसकी स्थापना 1966 में। एडीबी का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये है फिलीपींस में। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं निगम सम्मेलन, जिसको UNCTAD कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है इसी में देखिए जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार कुछ फैक्ट दिए उनको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने परसेंट का मतलब अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया है 6.6% का। अगले में देखिए यह विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये हुआ अनुमान व्यक्त हुआ 6.2%। मतलब जो विकास दर होगी पूछा जाए 2024 में तो वो रहेगी 6.2%। अगला कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने परसेंट मतलब अनुमानित है, तो ये है 2.4%। अगला है वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत थी, तो ये थी 3%। अगले में कह रहा है इसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर कितने परसेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2.5%। अगला है अंकटाड जो है इसकी पूछ रहा है इसकी स्थापना कब कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1964 में। अगर पूछा जाए अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है भारत विकास अपडेट अक्टूबर 2023 किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने। नाम क्या है इसका, भारत विकास अपडेट, तो इसको जारी किया है विश्व बैंक ने। अब इसके अनुसार देख लीजिए, तो इसमें ये बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति होगी वो कितनी परसेंट का अनुमान लगाया है, तो वो लगाया है 5.9 का। किसने ये लगाया है, विश्व बैंक ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है वित्त वर्ष 23-24 हेतु ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 23-24 हेतु भारत के जीडीपी की वृद्धि दर कितनी परसेंट रहेगी, तो यह है 6.3। अगले में कह रहा है 24-25 हेतु यह वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, तो वो है 6.4%। अगर पूछा जाए 22-23 में भारत के जीडीपी की विकास दर कितनी थी, तो देखिए ये थी 7.2%। अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1944 में। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो यह है वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो इनका नाम है अजय वंगा। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन बना है, तो इसका नाम है यस बैंक। अब यस बैंक की देखिए स्थापना जो हुई थी वर्ष 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है, अगले में कह रहा है किस राज्य ने, ध्यान दीजिए, याक चुरपी खमती चावल और तांगशा वस्त्र जो है इनको भौगोलिक संकेतक प्रदान किए हैं, मतलब GI टैग इन तीनों को प्रदान किए गए हैं। तो देखिए ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। ध्यान दीजिएगा, जो याकचुरपी है या खामती चावल है और तांगशा जो वस्त्र हैं ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनको GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया अक्टूबर 2023 में। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस वित्तीय वर्ष के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की है, ये जारी की है वर्ष 2023-24 के लिए। अगला है रेपो रेट की दर क्या निर्धारित की गई है, तो ये निर्धारित की गई 6.50%, जो कि अपरिवर्तित रही, मतलब इसमें चेंज नहीं आया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इसी में अस्थायी जमा सुविधा जिसको SDF कहते हैं उसका दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो ये है 6.25%, जो कि अपरिवर्तित रही है। अगला है सीमांत अस्थायी सुविधा जिसको MSF कहते हैं तथा बैंक दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो ये निर्धारित की गई है 6.75%। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मुनीश कपूर।
इसी में देख लेते हैं इस पद के तहत ये कौन सा विभाग देखेंगे, तो ये आर्थिक और नीति अनुसंधान जो विभाग है उसको ये देखेंगे। अगला इसी में कह रहा है इन्होंने कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में काम किया था, तो इन्होंने काम किया था 2012 से लेकर 2015 तक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जियो मार्ट ने, ध्यान दीजिएगा, जियो मार्ट ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है, तो ये नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किस ब्रांड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप हो जिसका नाम है सुगम REC लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है 54EC ने। जो 54EC बॉन्ड के निवेशक होंगे इनके लिए ये जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। अब इसको ऐप को जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है REC लिमिटेड ने। अगला देखिए जो 54EC बॉन्ड है ये है क्या, तो ये पूंजीगत लाभ कर छूट बॉन्ड है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है जो REC किस तरह की कंपनी है, तो ये महारत्न कंपनी है। अगर पूछा जाए REC की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, अब इसका नाम हो गया है REC। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना जो है किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये किसके द्वारा समर्पित किया गया इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगले में कह रहा है यह परियोजना किन राज्यों में विस्तारित है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये विस्तारित है। इस परियोजना की लंबाई कितनी है, तो ये 352 किलोमीटर। अगर इस परियोजना की लागत पूछी जाए तो 1750 करोड़ रुपए से इसमें अधिक की लागत लगी हुई है। अगला इसी में देख लेते हैं, अगले में कह रहा है प्रधानमंत्री ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में रखी है। अगला है नागपुर जबलपुर खंड की लंबाई कितनी है, तो ये है 317 किलोमीटर। अगले में देख लेते हैं, अगले में कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी बढ़कर जो है कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है, तो देखिए जो है LPG की सब्सिडी है वो बढ़ाकर कर दी गई है 300 रुपये। पूर्व में यह दर क्या थी, तो ये थी 200 रुपये। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इस योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, मतलब किस वर्ष किया गया था, तो 2016 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य यह है कि जो सब्सिडी रेट पे होती हैं जो सिलेंडर प्रोवाइड करना, मतलब ताकि जो धुएं वाले चूल्हे वाली स्थिति होती है उसको कम किया जा सके, ताकि जो प्रदूषण है उसको भी कम किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से इस उज्ज्वला जो स्कीम है इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नाम क्या है इसका, इसका नाम है हैंड हेल्ड डिवाइस। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किस देशों ने जलवायु और पर्यावरण के लिए $600 मिलियन का फंड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है भारत और जापान ने। इसके तहत देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए समझौता किन राष्ट्रों के बीच हुआ है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन्हीं संगठनों के बीच ये समझौता हुआ है। अगला है, अगले में कह रहा है किसने भारत में सबसे बड़े विमान वाहक जो पोत है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य पर SBI का नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना ने। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है जम्मू और कश्मीर के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है, तो यह है वसोहली पश्मीना और उधमपुर का जो कलादी है उसको GI टैग मिला हुआ है। ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड जो है उसके द्वारा अपना 7वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर 2023 को। इसी अवसर पर पूछा जा रहा है इस अवसर पर आयोजित जो समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो अध्यक्षता की गई थी न्यायमूर्ति अशोक भूषण के द्वारा, जो कि अध्यक्ष राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के ये अध्यक्ष हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में इसी में कह रहा है, इसमें कह रहा IBBI के अध्यक्ष कौन है, तो ये है रवि मित्तल। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 को, मतलब इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं रवि मित्तल। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर जो है कितने % मतलब अनुमानित की है कि कितने % रहेगी, तो वो रहेगी 6.3%, ये अनुमान लगाया गया है। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है, तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है
अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किस ज़िले से संबंधित वसोहली पश्मीना जो है उसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। तो ये है कठुआ जम्मू कश्मीर की। वसोहली जो पश्मीना उत्पाद है वो किसके ऊन से बनता है, तो ये पश्मीना बकरी होती है उसके ऊन से बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पश्मीना भेड़ नहीं है, पश्मीना बकरी है, जिससे ये वसोहली जो वसोहली पश्मीना है ये क्या है, ये पश्मीना बकरी से ये ऊन निकाला जाता है, ये भेड़ से ऊन नहीं निकाला जाता, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगले हम इसी में कह रहा है पश्मीना जो ऊन है का उत्पादन मुख्यतः किस समुदाय के लोग करते हैं, तो जो चांगपा समुदाय के लोग हैं वो जो पश्मीना ऊन है उसका उत्पादन करते हैं। ये कहाँ का है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए विभिन्न हितधारकों ने इनपुट मांगने के लिए किसने एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया है, तो ये जारी किया है ट्राई ने। अगला देख लेते हैं ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए ट्राई का फुल फॉर्म होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अगला है कोटक म्यूचुअल फंड ने किसकी हिस्सेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है सीखो पैसे की भाषा, इसको लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है सीबीएसई ने। अगला देखिए सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र सरकार ने RODTEP योजना के तहत निर्यात लाभ कब तक बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया 30 जून 2024 तक। यह योजना कब से लागू है, तो यह 1 जनवरी 2021 से योजना लागू है। अगर इसका पूछा जाए RODTEP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है टाटा एडवांस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है बनमाली अग्रवाल। इसी में देख लेते हैं, इसके साथ ही वह टाटा ग्रुप की किस कंपनी के अध्यक्ष हैं, तो वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ये अध्यक्ष भी हैं। अगला इसी में देख लेते हैं, इसमें कह रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के CEO तथा MD कौन है, तो इनका नाम है शुक्रन सिंह। अगला है केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की अनुसूची B से अनुसूची A में अपग्रेड कर दिया है, तो यह है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। अगला देख लेते हैं इसी के बारे में, तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ये है नई दिल्ली में। अगला है कॉग्निजेट के ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है, तो इनका नाम है जतिन दलाल, तो इनका नाम है क्या, जतिन दलाल। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है केंद्र सरकार ने, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने RBI के किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार किया है, तो इनका नाम है M राजेश्वर राव। अगला देखिए इस योजना इनका जो सेवा विस्तार है वो कब से प्रारंभ होगा, तो ये होगा 9 अक्टूबर 2023 से। अगला है RBI के अन्य डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं, तो देखिए डॉक्टर MD पात्रा हैं, M राजेश्वर राव हैं, T रविशंकर हैं और J स्वामीनाथन हैं, तो ये सब क्या हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है RBI के गवर्नर देखिए कौन है, तो ये शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये रद्द किया है कपोल कोऑपरेटिव बैंक को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है तो अब देखिए जो वैज्ञानिक परिदृश्य की घटनाएं हैं अब ये स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद वैज्ञानिक के बाद एक परिदृश्य की घटनाएं और बचेंगी जो खेल और पुरस्कारों से संबंधित है। उसके बाद ये जो बुक होगी पूरी अक्टूबर मंथ की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नवंबर और दिसंबर मंथ की जो मैगजीन है घटना चक्र की ही उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।